बात उन दिनों की है जब भावना की नई नई शादी हुई थी। अपनी शादी से वो खुश भी थी और नहीं भी। खुश इसलिए थी क्योंकि माँ पिताजी के सिर से एक दायित्व खत्म हो गया था, और उदास थी क्योंकि उसे उसके सपनों का राजकुमार उसके अनुरूप नहीं मिला था। पर कोई बात नहीं, ये तो हर लड़की को निभाना ही पड़ता है। जो परंपरा वर्षों से चली आ रही है उसे भला कौन बदल सकता है। अभी कुछ ही दिन हुए थे भावना और मनोहर की शादी को। शादी के तुरंत बाद मनोहर को अपनी नौकरी पर वापस जाना था। मनोहर जोशी, जो एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत थे, उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, जिसके कारण भावना को अपने माता पिता के पास छोड़कर जाना पड़ा शहर। भावना को यदि ले भी जाता, अपने साथ तो रखता कहाँ, यही सोचकर उसे माता पिता के पास ही रहने दिया। साथ में मनोहर भी यही सोच रहा था कि भावना माँ पिताजी के पास रहेगी तो उन लोगों की सेवा कर पाएगी और ससुराल के नियम कानून भी सीख जाएगी। भावना को छोड़कर जाने का दिल उसका भी नहीं हो रहा था। आखिर अभी अभी तो शादी हुई थी, ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई थी। शादी की भागम भाग में पर क्या करे, दिल को समझाकर काबू कर लिया। भावना भी खुश नहीं थी मनोहर के जाने से। मन ही मन भावना सोच रही थी, अनजान लोगों के बीच ऐसे छोड़कर जा रही है। एक मनोहर ही है जिसको वो थोड़ा बहुत जान पाई है। दिल तो भावना का भी रो रहा था, पर खुद पर काबू करना ही पड़ा। मनोहर के जाने के कुछ दिनों के बाद ही भावना के सास और ससुर जी ने असम की यात्रा का एक प्रोग्राम बनाया। वहाँ कोई माता का बहुत ही विख्यात मंदिर है और नवरात्रि में वहाँ बहुत ही भीड़ रहती है, क्योंकि वहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भावना को भी साथ ले जाने की बातें हो रही थी। मन तो नहीं था, पर उसका मना भी नहीं कर सकती थी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद ही उसकी ट्रेन थी, रात की ट्रेन थी। उसके गांव दानापुर से भावना, उसकी सासू माँ और ससुर जी भी सभी समय से पहले स्टेशन पहुंच गए। उन्हें छोड़ने भावना का छोटा देवर साथ आया था। रात के करीब 8 बजे ट्रेन आई। ट्रेन की बोगी की हालत देखकर भावना दंग रह गई। ट्रेन पहले से ही खचाखच भरी हुई थी, पैर भी रखने की जगह नहीं थी। फिर भी वे लोग जैसे तैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ट्रेन में चढ़ गए। सीताराम जोशी, मनोहर के पिताजी की 4 सीट थी, जिसे पहले ही सुरक्षित करा ली गई थी। पर ट्रेन में लोगों की भीड़ देखकर उन्हें सिर्फ 2 लोगों को बैठने की जगह मिल पाई। वहाँ पहले से ही 10 लोग से ज़्यादा बैठे थे। भावना और सासू माँ जैसे तैसे बैठ गई। ससुर जी और साथ आए व्यक्ति वहीं खड़े रहे। ट्रेन 10 मिनट बाद ही चल चुकी थी। करीब 2 घंटा इसी तरह बैठने के बाद भावना के ससुर जी ने सामने बैठी औरत और उनके साथ आए लोगों से गर्म लहजे में बोले, आप लोग अपनी सीट पर जाएं और हमें अब सोना है। एक बात बता दूं कि भावना के ससुर जी को हर बात में गुस्सा जल्दी आ जाता है। थोड़ा गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, इसीलिए तुरंत गुस्सा हो जाते थे। इन सब में भावना चुपचाप सब देख रही थी, क्योंकि स्वभाव से भावना थोड़ी सीधी सादी लड़की थी और अभी 1 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। इसीलिए जैसा उसके सास ससुर कर रहे थे वो शांत होकर देख रही थी। भावना के ससुर जी का ऐसे लहजे में बोलना शायद सामने बैठी औरत को बहुत बुरा लग गया और वो मौके की नजाकत देखकर अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। सामने बैठी औरत सासू माँ से कहने लगी, मेरा पति मर गया है और मैं उनके पार्थिव शरीर को इसी ट्रेन से ले जा रहे हैं। वो दूसरी जगह है जहाँ मुझे नहीं जाने दिया गया, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई, क्योंकि मुझे कहीं भी बैठने की जगह भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। इस बात में कितनी सच्चाई थी उसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। वो औरत झूठ बोल रही थी या सच में? सच ये तो सिर्फ भगवान को ही पता था। ट्रेन में इस तरह के झूठ अक्सर बोले जाते हैं, ये भावना ने भी कहीं सुना था। वैसे उसके हाव भाव से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि उसने अभी अभी अपने पति को खोया है। मतलब चेहरे पर कोई उदासी या दुख जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। खैर, उस औरत की इस तरह की बातें सुनकर भावना की सासू माँ का गुस्सा आ गया और उन्होंने भी कहा कि मुझे भी शारीरिक दिक्कत है, मैं भी बहुत दूर बैठकर नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे आराम करना है और इसी वजह से हमने अपना सीट सुरक्षित करवाया है ताकि हम लोग आराम से सफ़र कर सके। वैसे भी इस बात में कितनी सच्चाई है
कि आपका पति सच में मर गया है और मर भी गया है तो आपको वहीं होना चाहिए जहाँ आपके पति का पार्थिव शरीर रखा है। ऐसा बोलने पर वो औरत चीख चीख कर झगड़ने लगी। सासू माँ से थोड़ी देर का इसी तरह का बयानबाजी चलती रही, पर इन सब में भावना मूक दर्शक बनी रही, क्योंकि वो नई नवेली बहू थी। खैर काफी देर तक तू तो मैं होने के बाद उन लोगों ने जगह तो दिया, पर वे लोग वहीं खड़े रहे। उनके खड़े होते ही भावना सोने की तैयारी करने लगी। सबसे ऊपर की सीट पर भावना सोने चली गई और पिताजी और माँ जी नीचे की सीट पर लेटकर बात कर रहे थे। अभी दोनों के बीच बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि तभी तक कुछ 10 से 12 लड़के, सब एक ही उम्र के थे, पिताजी के पास आए। सबने शराब पी रखी थी। आते ही उन लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, गंदी गंदी गालियां बकने लगे। फिर पिताजी ससुर जी को लात और मुक्के से जोर जोर से मारने लगे और मारते मारते बोल रहे थे, तुम लोगों ने हमारी माँ बहन का अपमान किया है ना, अब देखो तुम लोगों की क्या हालत करता हूँ। बस हमारा एडिया आने दो, फिर दिखाता हूँ तुम लोगों की औकात। उन लोगों को ऐसे बातें करते मारते देखकर भावना बहुत डर गई, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं देखा था और ना सुना था। उसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सभी लड़के जो शराब पिए हुए थे और काफ़ी गुस्से में थे, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बस उसे बहुत दुख हो रहा था अपने ससुर जी को ऐसे मार खाते देखकर। उन लड़कों की गंदी गंदी गालियाँ उसके कान को भेद रही थी। उन लड़कों का वैसी व्यवहार उसे डरा रही थी। इसीलिए भावना उठकर एक कोने में सिमट कर बैठ जाती है। इसके साथ साथ मन में घबराहट शुरू हो जाती है, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। मन ही मन सोचकर डर रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है। अब तक पिताजी को मार खाते देख माँ जी भी पूरी तरह से डर गई थी। उन्हें भी अनहोनी सताने लगी, इसीलिए माँ जी ने उन सभी लड़कों के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। फिर उनका पैर पकड़कर रोने लगी। फिर भी उन लड़कों का दिल नहीं पसीजा। वे लोग तब तक मारते रहे जब तक उन लोगों का मन नहीं भरा। दूसरी तरफ एक लड़का भावना की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उस लड़के ने भावना का पैर सहलाना शुरू किया, फिर उसे जबरदस्ती खींचकर उसके पीठ पर हाथ फेरने लगा। तो कभी कुछ, भावना इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। काफी देर इसी तरह डराने के बाद वो लड़के वैसी नजरों से भावना को देखकर वहां से नीचे उतर जाता है। ये सब झेलकर, देखकर और सुनकर अब तक भावना तो जैसे पत्थर की मूर्त बन गई थी। उसे आज तक किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, पर आज एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी इज्जत पर आंच आ गई थी। वो चाहती तो उस लड़के को एक तमाचा जड़ सकती थी, पर 10-12 लड़कों को देखकर वो डर गई थी। इसीलिए अपमान की घूंट पीकर अपनी इज्जत को दांव पर लगा दी। वैसे भी वो करती तो क्या करती, एक तो ट्रेन का लंबा सफर, ऊपर से अभी अभी 1 महीने पहले शादी हुई थी। मन वैसे भी काफी आशंकित था और डरा हुआ भी था। दिल और दिमाग में ये उथल पुथल चल ही रही थी कि तभी ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात 2 जवान आए और लड़कों को समझा बुझाकर अपने साथ ले गए। पर बात अभी खत्म नहीं हुई थी, अभी मुसीबत आना बाकी था, क्योंकि वो पागल लड़के धमकी देकर गए थे। उन लड़कों के जाते ही माँ भावना को बोली, तुम चुपचाप चादर तानकर पूरे बदन को ढककर सो जाओ और कुछ भी हो जाए उठना मत। शायद उनका कहना उस परिस्थिति में उचित भी था। पिताजी और माँ जी भावना को लेकर बहुत डर गए थे, क्योंकि मर जात तो वो जानते थे कि क्या कर सकते हैं, और ऊपर से नई नवेली दुल्हन हो तब उन्हें कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था। लंबा सफर था, करीब 2 दिनों का, और आज तो पहला ही दिन था और डर का आलम और गहरा गया था, क्योंकि जाते जाते उन लड़कों ने पिताजी और माँ जी को धमकी देकर गया, बच सकता है तो खुद को और अपनी नई नवेली बहू को बचा ले, वरना तुम दोनों बूढ़े को ट्रेन से फेंक दूंगा और तुम्हारी बहू की इज्जत का भोग लगाऊंगा। ऐसा कहकर सभी लड़के बुरी निगाहों से घूरते हुए वहां से चले गए। वैसे भी नई नवेली दुल्हन किसी की नज़र में ही आ जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलग सा रौनक होता है, और ऊपर से भावना के हाथों का चूड़ा और गले में पहनने वाला एक लॉकेट जो शादी के 1 साल तक पहना जाता है, वो साफ साफ इस बात का प्रमाण था कि उसकी अभी अभी शादी हुई है। लड़के ने ये भी कहा, मैं आऊँगा, जरा मेरा इलाका तो आने दे। ये लड़के उसी औरत के साथ थे जो ये कह कर बैठी रही कि मैं अपने पति का पार्थिव शरीर लेकर जा रही हूँ। यदि सच में उसका पति इस दुनिया को छोड़कर गया होता तो क्या वे ऐसे लड़के ऐसी नीच ओछी हरकत करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उन सब के बीच ऐसा कुछ नहीं था।
जिससे ये लगे कि सच में उन लोगों के किसी अपने को खोया है। वे लड़के तो बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनका एरिया आए, मतलब असम, क्योंकि उन लड़कों का गैंग उस एरिया में सक्रिय होता है और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। उन नीच हैवानों लड़कों की नीचता और हरकत देखकर हमें भी धीरे धीरे ये सारी बात समझ में आ रही थी। ये लोग ऐसे ही समूह बनाकर लोगों को धमकाकर ट्रेन में सफ़र करते हैं और किसी से आनाकानी की तो उसकी मार पुताई करते हैं और बहू बेटी मिल जाए तो उसकी इज्जत को तार तार कर देते हैं। अब तो पूरा यकीन हो गया था, क्योंकि अब तक जो भी भावना और उसके परिवार के साथ हुआ उसमें भी एक व्यक्ति जो बोगी में मौजूद था, पर किसी ने उठकर उन लोगों की सहायता नहीं की। अगर बोगी में बैठे लोग चाहते तो इन 8-10 लड़कों को अच्छा सबक सिखा सकते थे, पर जमाना तो बस ऐसा ही है जिसे सिर्फ तमाशा देखने में मजा आता है। हमारे देश की यही दुर्दशा है कि किसी को बचाने कोई नहीं आता। ये सोच बन गई है हमारे देश के लोगों की, जो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। ना जाने कितनी बहू बेटियां इस तरह के हादसों के शिकार होती आ रही है। खैर, भावना और उसके परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अब तक तो ट्रेन अपने राज्य से निकलकर किसी दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुकी थी कि तभी कुछ लड़के भावना के सामने विंडो की सीट पर ऊपर बैठ गए और शराब की 2-4 बोतल निकालकर पीने लगे। साथ में सिगरेट का कस लगाते लगाते बार बार भावना के जिस्म को घूर घूर कर देखे जा रहा था। उसकी आंखें मानो भावना के अंगों पर टिकी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि उस समय भावना की क्या स्थिति हुई होगी। भावना मन ही मन भगवान को याद कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मुझे और मेरे माजी पिताजी को इस विकट परिस्थिति से बाहर निकालने का कोई तो मार्ग दिखाए। साथ ही साथ भगवान से भावना कह रही थी, आखिर क्यों हो रहा है मेरे साथ ही? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो आज मेरी इज्जत पर इतनी बड़ी मुसीबत मंडरा रही है? ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर भावना की आंखों से आंसू की धार बहे जा रही थी। उसकी इज्जत आज दांव पर लगी थी। बस इसीलिए मन में कई सवाल आ रहे थे कि क्या करूं, कैसे बचूं अपने आप को, जो कोई लोगों की निगाहों में खटक रहा है। एक मन तो किया कि चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे दूं, पर ऐसा करने से समस्या तो हल नहीं होता। भावना बचपन से ही मन की बहुत मजबूत लड़की थी, कभी भी मुसीबत से हार नहीं मानती। पढ़ी लिखी भी थी तो समझदार थी, समय पर अपना दिमाग बहुत चलाती थी। भावना के मम्मी पापा हमेशा भावना के इसी गुण की तारीफ करते थे। आज वही वक्त था जब भावना को अपने साथ साथ अपने माजी और पिताजी को बचाना था। तभी वहीं ड्यूटी पर तैनात जवान आया और पिताजी को एक सलाह दिया। कहा, माताजी और चाचा जी, आप लोग मेरी बात माने तो आप लोग अगले स्टेशन पर उतर जाए तो बेहतर होगा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखिए, वे लोग बहुत खतरनाक लोग हैं और आगे क्या करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता, पर हाँ, कुछ तो तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप लोग अगले स्टेशन पर उतर जाएं। वैसे तो स्टेशन बहुत छोटा है, पर फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे, पर अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो भगवान जाने क्या होगा। ऐसा बोलकर वो जवान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसकी बातें और चुप्पी दिल को और घबरा रही थी। पिताजी तो जैसे बिल्कुल ही शून्य हो गए थे। फिर भावना ने ही हिम्मत करके पूछा, क्या भाई साहब? तब उस जवान ने कहा, माताजी, यदि आज आप इस स्टेशन पर नहीं उतरेगी तो वे लोग। ऐसा बोलकर फिर चुप हो गया। जब भावना का हृदय और भी घबराने लगा, मन में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी दुनिया ही क्षण भर में खत्म हो जाएगी। कुछ क्षण के लिए भावना अपने बस में नहीं रही। फिर भावना ने खुद को संभालते हुए फिर से पूछा, क्या बोला उन लोगों ने भाई साहब? तब उस जवान ने जो कहा तो मानो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, माताजी, वे लोग बहुत गुस्से में है और वे लोग तैयारी कर रहे हैं। आप दोनों को ट्रेन से नीचे फेंक देंगे और आपकी बहू को उठाकर वहां ले जाएंगे। और ऐसा बोलते बोलते जवान के शब्द लड़खड़ाने लगे। भावना समझ गई अब मामला हाथ से निकल रहा है और अब खुद की इज्जत को बचानी है। भावना ने तो सोच लिया था कि ट्रेन से उतरने में ही भलाई है हम सबकी, पर इतना सब सुनने के बाद भी माँ जी तैयार नहीं थी ट्रेन से उतरने को। उन्हें लग रहा था अगर हम बीच स्टेशन पर उतर जाएंगे तो फिर मंदिर कैसे पहुंच पाएंगे। पर भावना को किसी भी हाल में खुद को और सबको बचाना था, इसलिए भावना पिताजी और माजी से बोली, हमें आने वाले स्टेशन पर उतर जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है। मेरी इज्जत से ज़्यादा आप लोगों को मंदिर जाने की फिक्र है। जान बचेगी तभी तो भगवान के दर्शन कर पाएंगे।
फिर माँ जी ने कहा, पर बहू, हम लोग जिस काम से आए हैं वह कैसे पूरा होगा, और अनजान स्टेशन पर कैसे। बोलकर शांत हो गई। माँ जी की बात सुनकर भावना को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी भी उन्हें बहू की इज्जत की कोई चिंता नहीं थी। बस इसीलिए भावना को थोड़ी गुस्से में बोली, माँ जी पहले अपने आप को तो बचा लीजिए, फिर जान रहेगा तो मंदिर भी चले जाएंगे। और वैसे भी ये भगवान की ही परीक्षा है, वही हमें जांच रहे हैं। तो कुछ मत सोचिए, जैसा भाई साहब बोल रहे हैं वैसा कीजिए। भावना के समझाने के बाद पिताजी और माँ जी ट्रेन से उतरने के लिए राजी हो जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे। ट्रेन में सभी यात्री सो चुके थे, पर भावना और उसके परिवार को नींद मानो कहीं गुम हो चुकी थी। आती भी कैसे, इतना बड़ा हादसा जो हो रहा था। खैर, भावना जल्दी जल्दी अपना निकला हुआ सामान बैग में भर देती है और स्टेशन आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में भागता हुआ वही जवान आया और बोला, चाचा जी जल्दी जल्दी कीजिए, अभी 15 मिनट में वो स्टेशन आने वाला है। मैं आपको उतरने में मदद करता हूँ, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 10 मिनट के लिए ही रुकती है और मेरी भी ड्यूटी अभी कुछ देर में ख़त्म हो जाएगी और मैं भी चला जाऊँगा। यदि आप लोग अभी नहीं उतरे तो आगे आप जानिए। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। भावना की माँ जी अभी भी सोच रही थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं थी ट्रेन से उतरने की। माँ जी की चुप्पी देखकर भावना माँ जी से कहती है, माँ जी चलिए, जैसा ये भाई साहब कह रही है। अरे बहू, कुछ देर देख लेते हैं, शायद सब ठीक हो जाएगा और फिर सवेरा भी हो जाएगा। इतना सुनने के बाद तो मानो भावना अपने आप को रोक न सकी और बोल पड़ी, माँ जी आपको अभी भी लगता है कि हमें रुकना चाहिए, पर क्यों। ऐसा बोलकर भावना रोने लगी और शांत हो गई कुछ पल के लिए, और मन ही मन सोच रही थी कि आज मेरे मम्मी पापा होते इनकी जगह पर तो बिना कुछ बोले उतर जाते। खैर, स्टेशन अब करीब था और भावना से उतरने का फैसला ले लिया था। स्टेशन पर ट्रेन 10 मिनट के लिए ही रुकती है, ऐसा वो भाई साहब ने बताया। भावना आगे आगे सामान लेकर दरवाजे पर खड़ी हो गई ताकि जल्दी से उतर जाऊं। तभी पीछे से माँ जी, पिताजी और वो व्यक्ति जो साथ आए थे वो भी आ गए। साथ में वो जवान भी खड़ा रहा हमारी मदद के लिए। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। भावना सबसे पहले उतर गई, फिर सब नीचे आए। ट्रेन से उतरने के बाद जब स्टेशन देखा तो बिल्कुल वीरान सा दिखा। स्टेशन के नाम पर एक छोटा सा झोपड़ा और उसके आगे थोड़ी सी पक्की जमीन, बस इतना ही बड़ा था वो स्टेशन, जिसका नाम भी किसी को पता नहीं था। पर करते भी तो क्या। वो कहते हैं ना कि एक तरफ खाई तो एक तरफ कुआं। मौत तो दोनों तरफ मंडरा रही थी। मन में डर तो अभी भी था, भावना और उसके परिवार को भी। शायद वे लड़के यहीं उतर गए हो। मन में भी यही शंका था कि कहीं वो ड्यूटी पर तैनात जवान भी तो इन सब में शामिल तो नहीं, कहीं उन लड़कों की कोई चाल तो नहीं जिसमें वे लोग फंस चुके थे। ढेरों सवाल मन में उभर कर आ रहे थे, पर अब आगे क्या करना है ये सबसे बड़ा मुद्दा था। रात इतनी हो गई थी कि कहीं जा भी नहीं सकते थे और शरीर और मन भी सभी इतने थक गए कि भावना और उसका परिवार वहीं बैठ गए। डर के बादल अभी भी मंडरा रहे थे, जाने किधर से सभी लड़के फिर से आ जाए। अब सभी को भूख और प्यास भी लग रही थी। तब भावना ने बैग में रखे पानी का बोतल निकाला और सभी को पानी पिलाया, खुद भी मन भर पानी पिया। पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, अभी तो हम लोग कहीं और नहीं जा सकते, तो यही चादर बिछाकर थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सुबह होगा हम लोग आगे का इंतजाम कर लेंगे। पर हम सोचना ये था कि हमें जाना कहाँ है। भावना ने बैग में रखे 2 चादर निकाले और भगवान का नाम लेकर सभी लोग वहीं जमीन पर सो गए। पर भावना नहीं सोई। भावना को यूं बैठे देख माँ जी ने कहा, बहू सो जाओ, जो होना था वो हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करो कि सब अच्छा हो। वे लड़के फिर वापस नहीं आए और बोलते बोलते ये भी बोल दी, बहू पूरे बदन को चादर से ढककर सोना, कोई भी अंग बाहर ना दिखे। भावना ने कहा, जी माँ जी, और वहीं रखे बैग पर अपना सिर टिकाकर सोचने लगी। नींद तो आने से रही। अब भावना खुद से ही बातें करने लगी और मन ही मन रोए जा रही थी। आखिर क्यों मेरे साथ ही हो रहा है सब। एक से एक विकट परिस्थिति आते ही जा रही है। ऐसा लग रहा था भगवान कोई बहुत बड़ी परीक्षा ले रही है। एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। रात भी बिताना था उस वीरान में। करीब 1-2 घंटे सोचने के बाद भावना की भी आंख लग गई। तड़के जब ट्रेन की सीटी बजी तो सबकी आंखें खुली। वही खड़ा एक व्यक्ति से पिताजी ने पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी और कितनी देर रुकने वाली है। उस व्यक्ति ने कहा, ये असम तक जाएगी और ट्रेन में कुछ खराबी आ गई है तो करीब 1 घंटे तक रुकेगी। सुबह होने पर उस स्टेशन पर थोड़ी हलचल थी। एक दवा की दुकान
भी नजर आई और कुछ खाने पीने की भी। भावना उठने के साथ ही सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दी कि अब तक सब ठीक हो रहा है और आगे भी सब अच्छा हो। तभी माँ जी ने आवाज़ लगाई जो थोड़ी दूर में पिताजी के पास खड़ी थी। बहू ओ बहू। माँ जी की आवाज़ सुनकर भावना उनके पास आती है। फिर माँ जी कहती है यहाँ पानी की व्यवस्था है तो हाथ मुंह धो ले, फिर हम कुछ खा लेते हैं। पिताजी तब तक दवा लेने चले गए। उन्हें चोट बहुत लगी थी तो मरहम पट्टी लेने गए थे। भावना और उसके परिवार ने थोड़ा खाया और फिर ट्रेन में चढ़ गए और असम की तरफ रवाना हो गए। माता के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छे से हो गया। मंदिर भी गई और वहाँ 10 दिन रहने के बाद वापस अपने गांव दानापुर पहुंच गई सही सलामत। पर कुछ बातें भावना को बहुत ठेस पहुंचा गई जब उसने माँ जी और पिताजी की बातें सुन ली। दानापुर अपने गांव वापस आने के बाद माँ जी बोल रही थी पिताजी की चोट पर दवा लगाते लगाते भावना के आने के कारण ही हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सब उसकी ही किस्मत का दोष है जिसकी वजह से हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ी। पिताजी भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तुम सही कह रही हो मनोहर की माँ, जाने क्या लिखा है मनोहर की किस्मत में, जो ऐसी लड़की हमें मिली। पता नहीं आगे क्या क्या देखना बाकी है। ऐसा बोल वे दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। भावना वहीं दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो वहीं से वापस अपने कमरे में लौट आई और अपने मुंह को तकिया में दबाकर जोर जोर से रोने लगी ताकि आवाज बाहर न जा सके। भावना मन ही मन सोच रही थी कि इन सब में वो कैसी जिम्मेदार हो गई। देखा जाए तो भावना पूरे रास्ते अपने पल्लू से सिर को ढक रखा था। सिर्फ चेहरा उसका दिख रहा था और तो और वो एक शब्द भी किसी से नहीं कहा। क्या भावना के ससुर जी और सासू माँ की जगह उसके माँ बाप रहते तो क्या ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते? क्या मनोहर के पिताजी माँ की जी अपनी बेटी के साथ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते? नहीं, कतई नहीं। फिर क्यों ये समाज एक बहू पर ही ऐसे लांछन लगाती है? ये समाज की कैसी सोच है जिसे बदला नहीं जा सकता? इसके साथ साथ देश में कितनी बहू और कितनी ही बेटियां इस तरह के हादसों का शिकार हो जाया करती हैं। कितनों की अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, कितनों की जिंदगी तबाह हो जाती है। ट्रेन से जुड़ी इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं।